गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। रिवीजन हम लास्ट में करेंगे बिकॉज चैप्टर खत्म होने वाला है। सो चैप्टर जब खत्म होगा उसके बाद विद एक्सरसाइजेस वी कैन डू द रिवीजन। तो आपको ऐसा लगेगा भी कि हाँ, जो रिवाइज कर रहे हैं वो आता है एग्जाम में। लास्ट लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में वी डिस्कस द लास्ट टॉपिक वाज कंट्रीब्यूशन। कि जो एम्प्लॉयर होता है वो 3.25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन देता है एंड एम्प्लॉय है वो 0.75%। दैट कंट्रीब्यूशन कैन बी टर्म्ड, सुन लो दैट कंट्रीब्यूशन दैट कंट्रीब्यूशन कैन बी टर्म्ड एज प्रीमियम। कि प्रीमियम हम कंट्रीब्यूशन पीरियड के लिए दे रहे हैं ताकि कुछ भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो या सिकनेस हो, द एम्प्लॉय कैन गेट द अमाउंट। सो वो कंट्रीब्यूशन हमने कर दिया। अब बेनिफिट्स। सो बेनिफिट्स का क्या मतलब है कि इंश्योरेंस अमाउंट अब हमें मिलेगा। जो हम कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, जो प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे थे, तो उसका इंश्योरेंस अमाउंट क्या मिलेगा। सो दैट आर बेनिफिट्स। सो ऑब्वियसली रीजन, अगर एम्प्लॉयमेंट इंजरी हुई है, अगर एम्प्लॉयमेंट इंजरी हुई है तो यू गेट द बेनिफिट्स। परमानेंट डिसेबिलिटी है या पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी, सो एवरी पीरियोडिक पेमेंट्स तुम्हें मिलेगी। सो दैट पीरियोडिक पेमेंट्स यू विल गेट। मेटर्निटी लीव में जो आपको पेमेंट्स मिलेगी, ऑल दैट। सो यहाँ पे सिर्फ द एक्ट हैज ओनली सेट कि किस किस चीजों पे आपको पीरियोडिक पेमेंट्स मिलेगा, पर कितना अमाउंट है वो सब रूल्स में लिखा है। जो रूल्स आपके सिलेबस में नहीं है, अच्छा है कम पढ़ना पड़ेगा। तो तो एक्ट में सिर्फ बोला है कि ये बेनिफिट्स है। तो रूल्स में कोई है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है तो 90% है, देन पार्शियल परमानेंट है तो 40% ऑफ 90% है। वैसे अलग अलग उन्होंने कैटेगरी दिया है कितने पैसे मिल सकते हैं, बट वो सिलेबस में नहीं है। तो दैट इज अबाउट बेनिफिट्स। देन बेनिफिट्स है, तो इफ यू आर टेकिंग द बेनिफिट्स अंडर दिस, इफ यू आर टेकिंग बेनिफिट्स अंडर दिस एक्ट, तो हम और कोई भी दूसरा एक्ट जो है जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट या एनी अदर एक्ट, उसमें आप बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं। देन देन मेडिकल बेनिफिट्स, एज डिस्कस्ड मेडिकल बेनिफिट्स है वो मतलब किसके लिए, हॉस्पिटल में इन पेशेंट है या आउट पेशेंट है, या क्लिनिक क्लिनिक के लिए पैसे खर्चे हैं, मेडिसिन के लिए पैसे खर्चे हैं, फैमिली के साथ भी एक कोई खर्चा है। तो मेडिकल बेनिफिट्स मतलब इवन इफ नर्स रखी गई है या फिजियोथेरेपिस्ट रखी गई है, वो सब का खर्चा आपको पे हो सकता है। तो आगे हम टर्म पढ़ेंगे इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। इसको पता है दो टर्म्स आई थिंक इनडायरेक्ट टैक्स में है, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। कॉस्ट में पड़ा है इन पेशेंट आउट पेशेंट, उसका मीनिंग जीएसटी में भी होगा। मेडिकल एक्सपेंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं, उसमें इन पेशेंट आउट पेशेंट होंगे टर्म्स। एग्जेम्पशन नहीं आया, वॉट एवर मेडिकल होगा, इन पेशेंट आउट पेशेंट। जनरल बेस मतलब ये मतलब एग्जाम्पल सही है, बट जनरल बेस जो एक दिन मतलब जो रात को वही जो हु इज टेकिंग द वन डे बेनिफिट्स की हॉस्पिटल में रह रहे हैं, दैट इज इन पेशेंट। एंड आउट पेशेंट लाइक फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्चर हो गया तो वो फ्रैक्चर का पाटा बांध के चले गए, सो दैट दे आर नॉट स्टेइंग फॉर अ डे और एट द नाइट ऑफ द हॉस्पिटल, तो वो आउट पेशेंट है। कि ग्लूकोज की बात, ऐसे तुम गिर गए, डिजीनेस हो गया तो ग्लूकोज चढ़ा एंड देन आप निकल गए, तो वो सब आउट पेशेंट्स है, दे आर नॉट स्टेइंग इन द हॉस्पिटल। एंड इन पेशेंट्स जो स्टे कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे दोनों ही कवर हो जाएंगे। दैट इज मेडिकल बेनिफिट्स। देन जो कॉर्पोरेशन है, दे कैन ऑल्सो एस्टेब्लिश द हॉस्पिटल्स इन देयर ओन, कि हाँ ये हॉस्पिटल डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स है, इसमें तुम ट्रीटमेंट कराओ, आपको ये एक्ट का फायदा हो सकता है।
देन बेनिफिट्स नॉट असाइनेबल, मतलब अगर बेनिफिट जो इंडिविजुअल और उसकी फैमिली है उसी को मिलेगा, दैट डज नॉट मीन कि आप ये बेनिफिट्स किसी और को ट्रांसफर कर दो। आप अपने लॉ में आप अपने स्टैम्प पेपर में लिखवा दिया कि मुझे जो भी मेडिकल बेनिफिट्स मिलेगा, जो द पर्सन इज परमानेंटली डिसेबल, उसको मंथली 5,000 रुपीज मिल रहा है, तो वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिख देगा कि मुझे जो भी पैसे मिल रहे हैं वो इसको ट्रांसफर कर दो, इसको मेरा कर्जा था उसको ट्रांसफर कर दो। तो ये नहीं हो सकता है। जो जो अमाउंट होगा वो इसी इंडिविजुअल या उसके फैमिली मेंबर्स को ही मिलेगा। उसके बाद वो क्या कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट कॉल। बट ऐसा डीड नहीं बना सकता है कि ट्रांसफर इनको ही डायरेक्टली कर दो। एंड एज डिस्कस बेनिफिट्स है विच कैन नॉट बी कंबाइंड। तो पहले एक्ट, अगर हम एक्ट में कोई बेनिफिट्स ले रहे हैं तो उसी एक्ट, तो दूसरे एक्ट में हम ये बेनिफिट्स नहीं लेंगे। एंड समटाइम्स इट ऑल्सो पॉसिबल ना कि मेटर्निटी के, अगर मेटर्निटी लीव्स पे आप बीमार भी हो गए तो आपको क्या दोनों अमाउंट मिलेंगे, सिकनेस के भी पैसे और मेटर्निटी के? तो ऐसा नहीं होगा, आपको कोई एक बेनिफिट ही मिलेगा। अगर आप मेटर्निटी लीव पे हो तो सिर्फ मेटर्निटी का जो भी अमाउंट है वो मिलेगा। एंड अगर उस वक्त आप बीमार पड़ रहे हो तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। सिमिलरली वही कि सिकनेस, अगर आप परमानेंटली डिसेबल हो उसका आपको कंपनसेशन मिल रहा है, एंड उस वक्त आप बीमार भी पड़ रहे हो तो भी आपको फिर वो बीमारी का जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं मिलेगा। सो कोई भी एक बेनिफिट मिलेगा। सो देयर आर 5 बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल देयर आर 5 बेनिफिट्स। परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, पार्शियल डिसेबिलिटी। अब जो परमानेंट, सपोजिंग जो इंसान पैरालिसिस में है तो उसको ऑलरेडी 5,000 पर मंथ मिल रहा है। अब वो इंसान पैरालिसिस में था, उसको वो फीवर आ रहा है या उसको कोई बीमारी हो रही है, तो ऑब्वियसली एज पर द लॉ वो बीमारी के लिए भी तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। बट एक्ट क्या बोलता है कि जो परमानेंट, अगर तुम एक बेनिफिट ले रहे हो ना, अगर तुम परमानेंट डिसेबिलिटी का 5,000 पर मंथ बेनिफिट ले रहे हो तो उसके साथ आप दूसरा कोई बेनिफिट नहीं ले पाओगे। सो ऑब्वियसली विच एवर इज मोर बेनिफिशियल बेनिफिट वो आप लोगे। तो अगर आप बीमार पड़ रहे हो, मेटर्निटी के वक्त भी बीमार पड़ रहे हो, तो आपको सिर्फ एक ही, कोई भी एक ही बेनिफिट मिलेगा, दूसरा बेनिफिट के अमाउंट नहीं मिलेगा। बिकॉज सिकनेस के भी, सिकनेस अगर आपको सिर्फ सिंपल सिकनेस हो रही है उस वक्त भी आपको पैसे मिल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंजरी। देन रीपेमेंट ऑफ द बेनिफिट अगर इम्प्रॉपरली रिसीव्ड है। सो इसमें सो दिस टॉपिक से इसकी रीपेमेंट, अगर आपने बाय फ्रॉड या गलत वे से पैसे लिए हैं कि आपने दिखाया परमानेंट, एक्चुअली आपको सिर्फ आपका एक हाथ टूटा था पर आपने परमानेंट डिसेबिलिटी दिखा दिया कि अब मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूँ, तो बाय फ्रॉड आपने ये ज्यादा अमाउंट ले लिए है, तो फिर वो सब अमाउंट जो जो भी कंपनसेशन आपको मिला है वो सब आपको रिटर्न करना पड़ेगा। एंड सभी एक्ट में जैसे लिखता है कि एम्प्लॉयर नॉट टू रिड्यूस वेजेस, मतलब अगर परमानेंट डिसेबिलिटी को आप पैसे दे रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं इसके वेजेस कम कर देंगे, जो हर एक्ट में लिखा ही होता है। एंड वही एम्प्लॉयर नॉट टू डिसमिस और पनिश द एम्प्लॉय ड्यूरिंग सिकनेस, मतलब अगर सिकनेस के लिए आप, सिकनेस के लिए अगर आप लीव ले रहे हो तो फिर ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप 5 दिन के हॉलीडे पे थे तो अब जब भी आप रीज्वाइन करोगे आपको 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम करना पड़ेगा। वो 5 दिन का सेट ऑफ आप नहीं कर सकते हो। लिखा है एक्ट में पर कोई सुनता नहीं है। पर अगर एम्प्लॉय केस कर सकता है अगर करना है तो, बट वही होता है कि एक्ट में लिखा है, ऐसे एथिकली लिखा है कि ऐसा नहीं करना होता है, बट एम्प्लॉय करते ही है। ओवर टाइम, नॉर्मली ओवर टाइम करवाते हैं तो फिर तो जब लीव होंगे तो एक्सेस काम करवाएंगे ही। Okay, so now let's read the benefits. Section 46 provides that the insured person, their dependents, shall be entitled to the following benefits: periodical payments to any insured person in case of its sickness, periodical payments to an insured woman in case of confinement or miscarriage or sickness arising out of pregnancy, confinement, premature birth of child or miscarriage, periodic payments to an insured person suffering from disablement as a result of employment injury sustained as an employee, periodical payments to such dependents on an insured person who dies as a result of employment injury, medical treatment for or attendance of an insured person, payment to the eldest surviving member of the family of an insured person who has died towards expenditure of funeral of the deceased insured person. If the injured person at the time of his death does not have a family, the funeral payment will be made to the person who actually incurs the expense. मतलब जिस इंसान का, जिस इंश्योर्ड पर्सन का डेथ होगा तो ऑब्वियसली वो फ्यूनरल एक्सपेंस नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद जो एल्डेस्ट एल्डेस्ट फैमिली मेंबर है उसको अगर
कोई भी फ्यूनरल एक्सपेंस हो रहा है, बिकॉज लकड़ियां एंड आग एंड पंडित को बुलाना, वो सब में भी खर्चा होता है। तो वो सब के जो भी एक्सपेंस है, जो भी सब एक्सपेंस है, वो एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर या फिर कोई फैमिली नहीं है तो जिसने भी ये खर्चा किया है उसको पेमेंट मिल जाएगा। ये सब याद ही करना है, पीरियडिकल पेमेंट्स किस किस रीजन से आपको बेनिफिट मिल सकता है। Then amount of such payment shall not exceed such amount as may be prescribed by the central government. The claim for such payment may be made within 3 months of the death of the insured person or within such extended period as the corporation allow. मतलब अगर जो क्लेम है वो 3 months के अंदर सेटल हो जाना चाहिए। Now, bar against receiving compensation under any other law. So, Section 53 provides that an insured person or his dependent shall not be entitled to receive or recover, whether from the employer or any other person, any compensation or damage under Workmen Compensation Act or any other law for the time being in force or otherwise in respect of employment injury sustained by insured person as an employee. As discussed, मतलब ये ESI Act में अगर आप बेनिफिट ले रहे हो तो दूसरी जगह आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे। वही है जिसको 4 लाइन में इन्होंने लिखा है। Medical benefit. So Section 56 provides that an insured person or the member of its family whose condition requires medical treatment and attendance shall be entitled to receive medical benefits. Such medical benefits may be given in either the form of outpatient treatment, जो सिर्फ आके चला जाता है हॉस्पिटल, और अटेंडेंस इन एन हॉस्पिटल, किसी नर्स को रखा, किसी अटेंडेंट को रखा उसको देखने के लिए, और डिस्पेंसरी, क्लिनिक और अदर इंस्टीट्यूशन, और बाय विजिट्स, होम विजिट्स भी हो रहे हैं टू इंश्योर्ड पर्सन, या इन पेशेंट ट्रीटमेंट है इन हॉस्पिटल और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। मतलब ये एमसीक्यू आ सकता है कि सिर्फ हॉस्पिटल में अलाउड है या नहीं, तो हॉस्पिटल या एनी अदर इंस्टीट्यूशन, मतलब क्लिनिक है या ऐसे डिस्पेंसरी रखा है, उसमें भी अगर आप खर्चा कर रहे हो तो आपको अलाउड है। A person shall be entitled to medical benefit during any period which contributions are payable in respect of him or which he disqualified to claim sickness benefit or maternity benefit or is received of such disablement benefit as does not disentitle him to medical benefits under the regulations. ये यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अगर आप मेटर्निटी लीव या सिकनेस में हो तो आपको दूसरे बेनिफिट्स मिलेंगे, बट आगे जैसे हमने डिस्कस किया उसमें बोला है कि एक ही बेनिफिट आपको मिलेगा। फिर आपको चूज करना है कि आपको ये बेनिफिट चाहिए या ये। आपको एंटाइटलमेंट दोनों को मिलेगा, बट आपको फिर किसी एक को चूज करना पड़ेगा, आप दोनों ही ले नहीं पाओगे, वैसा इसका मीनिंग है। Establishment of hospital by corporation. Section 59 provides that the corporation may, with the approval of state government, establish and maintain a state such hospital, dispensaries and other medical or surgical services as it may think fit for benefit of insured persons and their families. Benefits not assignable. Section 60 provides the right to receive any payment or benefit and shall not be transferable या assignable, किसी और को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। यहाँ पे now the point comes, benefit not to be combined. Section 65 provides that insured person shall not be entitled to receive for the same period both sickness benefit and maternity benefit, or both sickness benefit and disablement benefit for temporary disablement, or both maternity and disabled benefit for temporary disablement. Where a person is entitled to more than one benefits, he shall be entitled to choose which alternative he shall receive. तो obviously जो सबसे beneficial alternative होगा वही वो choose करेगा. Then repayment of benefit improperly received. Section 70 provides that when any person has received any benefit or payment under this act, which is not lawfully entitled to receive the same, he shall be liable to the corporation the value of the benefit or the amount of such payment, or in case of his death, his representative shall be liable to repay the same for the assets of the deceased, if any, in his hands. The amount recoverable may be recovered as if it is an area of the land revenue or recovery officer. यहाँ पे भाई कोई भी एरिया कुछ भी हो रहा है तो वो लैंड रेवेन्यू, एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू होगा, जो रिकवरी ऑफिसर्स, जो वडोदरा जो स्पेसिफिक कमिश्नर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स, उनके अथॉरिटी में उनको साइन करना पड़ता है कि हाँ ये लैंड जब्त कर दो। एंड वही कि अगर रॉन्ग रीपेमेंट हुआ है, तो अगर पर्सन डिसीज भी हो गया है तो जो पर्सन के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी है वो सब अटैच हो सकती है, बट फैमिली मेंबर्स की नहीं। अगर पर्सन के नाम के मतलब
यूजुअली लोग फिर वही करते हैं, जो घर होता है वो उसके नाम पे नहीं किसी और के नाम पे कर देते हैं। तो अगर कोई डेथ हुआ या कुछ भी हुआ तो जो प्रॉपर्टी अटैच होगी वो उसी वही अटैच होगी जिसमें उसका नाम है, एंड नॉट द फैमिली मेंबर्स। एंड देन एम्प्लॉयर नॉट टू रिड्यूस वेजेस। Section 72 provides that no employer, by reason only of his liability for any contribution payable under this act, shall directly or indirectly reduce the wages of an employee, or except as provided by the regulation, discontinue or reduce benefits payable to him under the continuance of his service, which are similar to the benefits conferred by this act. यही बोला है कि एम्प्लॉयर जो है वो अपनी सैलरी, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी कम नहीं कर सकता है अगर उसको कंट्रीब्यूशन करना है तो, या उसको बेनिफिट के फायदे देने होंगे। सभी में वही लिखा था, पीएफ में भी लिखा था, ग्रेचुइटी में लिखा था, बट ठीक है लिख दिया है, पर ऐसा प्रैक्टिकली होता है, प्रैक्टिकली कम कर देते हैं। क्या पता चलेगा एम्प्लॉय को कि कम किया है या नहीं। देन एम्प्लॉयर नॉट टू डिसमिस और पनिश द एम्प्लॉय ड्यूरिंग सिकनेस, ये भी डिस्कस किया है। सेक्शन 73 प्रोवाइड्स दैट नो एम्प्लॉय शैल डिसमिस, डिस्चार्ज और रिड्यूस or otherwise punish an employee during the period the employee is in receipt of sickness benefit or maternity benefit, nor shall we, except as provided under regulation, dismiss, discharge or reduce or otherwise punish an employee during the period which he is in receipt of disablement benefit for temporary benefit or is under medical treatment for sickness or is absent from work as a result of illness duly certified in accordance with the regulars to arise out of pregnancy or confinement, rendering the employee unfit for work. यहाँ पे सब केसेस लिख दिए हैं कि एम्प्लॉयमेंट है, कन्फाइनमेंट है, डिसेबलमेंट है, डिसमिस, डिस्चार्ज, या वो सब नहीं कर सकते। बट एक लाइन पर इसका यही मीनिंग है कि किसी भी एम्प्लॉय को बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंजरी उसको पनिश नहीं कर सकते या उसको डिसमिस नहीं कर सकते, बट इसको सिर्फ ऐसे लंबा करके लिखा है। Okay, so this was about benefits and benefits related points. अब उसके बाद आएगा adjudication of disputes and claims. कुछ भी एक्ट बनना है उसमें ऑब्वियसली एजुडिकेशन तो होगा ही। जो एम्प्लॉयर एंड कॉर्पोरेशन के बीच में झगड़ा होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा होगा, तो कोर्ट में तो जाना ही होगा। अगर लॉ बना है तो लॉ में हमेशा एजुडिकेशन तो लिखा ही होगा कि कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो ये वाले एक्ट में ऐसा बोला है कि यहाँ पे ईएसआई कोर्ट्स है। ईएसआई कोर्ट्स जो होते हैं तो दे हैव टर्म्ड एज ईएसआई कोर्ट्स। तो पहले जो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में झगड़ा हो रहा है, एम्प्लॉयर या कॉर्पोरेशन के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट हो रहा है, तो वो ईएसआई कोर्ट्स में जाता है। एंड ईएसआई कोर्ट्स में अगर वो हल नहीं निकलता है, देन अगर इफ द थिंग इज रिलेटेड टू क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो वो हाई कोर्ट में जाता है कि ऐसे लॉ को ही क्वेश्चन किया है कि लॉ में देयर इज अ डिस्प्यूट कि इसका ये मीनिंग है, कहीं पे एंड लिखा है, कहीं पे और लिखा है, तो इसका ये मीनिंग है या उसका वो मीनिंग है। उस सब में अगर कुछ लॉ में इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है तो फिर वो आगे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, एंड देन सुप्रीम कोर्ट। सो एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड क्लेम्स। Section 74 provides that the state government shall constitute an ESI court. यहाँ पे ESI courts होंगे for such local area as may be specified in the notification. And Section 75 provides ESI court may decide any question or dispute arises as to, अब वही यहाँ पे लिखे कौन से disputes आ सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको जनरल सेंस में याद करना होगा कि कौन से डिस्प्यूट आ सकते हैं एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो वेदर एनी पर्सन इज एन एम्प्लॉय विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट और वेदर ही इज लायबल टू पे एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट डिस्प्यूट कि मैं एम्प्लॉय हूँ या नहीं हूँ, मैं अप्रेंटिस, अगर मैं अप्रेंटिस हूँ तो वहां पे एक डिस्प्यूट आ गया कि मैं अप्रेंटिस एक्ट में कवर्ड हूँ या नहीं हूँ, तो अगर इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये लोग ESI कोर्ट जा सकते हैं। Then the rate of wages or average daily wage of an employee for the purpose of this act. The rate of contribution payable by principal employer in respect of any employee. The person who is or was the principal employer in respect of an employee. कौन principal employer है, कौन immediate employer है, अगर कुछ question आ रहा है तो उसके basis पे। The right of any person to any benefit and as to amount and duration. Any direction issued by the corporation on review of any payment of dependents benefit or any other matter which is in dispute between principal employer and the corporation, principal employer and immediate employer, person and the corporation, the employee and the principal or immediate
employer. The following claims shall be decided by ESI court: claim for the recovery of contribution from the principal employer, claim by the principal employer to recover contributions from any immediate employer, claim against the principal employer, claim for the recovery of the value or amount of benefits received by the person when he is not lawfully entitled thereto. ये सब थियोरेटिकल है, बोरिंग, मस्त बोरिंग लग रहा है, पर चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है. डेफिनेशंस आर इंटरेस्टिंग बिकॉज डेफिनेशंस में इफ्स एंड बट्स होते हैं कि ये है या नहीं है, बट ये सब प्रोसीजरल वर्क है. प्रोसीजर वैसे भी किसी को पसंद आता नहीं है, तो बट याद करना होगा. Any claim for the recovery of any benefit admissible under the Act, an appeal shall lie to the High Court from an order of ESI court if it involves a substantial question of law. An appeal shall be filed within 60 days from the date of the order of the ESI court. Okay. And then jurisdiction of the civil court. तो इसमें यही बोला है कि no civil court have jurisdiction to deal with any question or dispute aforesaid or to adjudicate any liability which is to be decided by a medical board, medical appeal tribunal or ESI court. अगर ESI court, medical appeal या medical board related कुछ भी है तो इसमें civil court cannot have its jurisdiction. वो कुछ अगर employer के बीच में झगड़ा हो रहा है based on this act, ये act के हिसाब में, तो वो ESI कोर्ट में जाएंगे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे. जो सिविल कोर्ट होते हैं वहां नहीं जाएंगे, ESI कोर्ट में जाएंगे, वो स्पेसिफिक जगह जाएंगे. In ESI Corporation versus Jalandhar Gymkhana Club, it was held that a civil court cannot determine whether this act is applicable to an establishment or not. Obviously, अगर ये act applicable है नहीं, इसके लिए ESI कोर्ट में ही जाना होगा. Now, penal provisions अंडर सेक्शन 84 to 86, ये भी प्रोसीजरल ही है कि किस एक्शन में कितना पेनल्टी आपको लगेगा. आपने अगर फ्रॉड किया है तो उसमें कितना पेनल्टी लगेगा. अगर आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए है, कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन ले लिया है एंड वो कंट्रीब्यूशन फिर आप गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे तो उसकी क्या पेनल्टी है, वो सब यहाँ पे लिखी गई है. Section 84 to 86 of the Act provides for penalties for certain offences. These penalties are substantially increased by the Employee State Insurance Amendment Act 1975. The Amendment Act introduced 3 schemes, namely 85A, 85B, and 85C. The following are the penalties as per the Act. So, Section 84, this Act deals with penalties of making wrong or false statement made by the insured person with a view to take any benefit which is not admissible to him under the act. कोई wrong या false statement कर दिया, contributions कम एम्प्लॉय की सैलरी कम दिखा दी, एम्प्लॉयज दिखाए नहीं तो कंट्रीब्यूशन अमाउंट भी कम हो जाएगा. तो ऐसा कुछ भी रॉन्ग या फॉल्स स्टेटमेंट कर रहे हैं तो उसमें उसकी क्या पेनल्टी है, which it states in section 84. So such act is an offense punishable under the act with imprisonment of the term which may extend to 6 months, or less than equal to 6 months, or with fine which may extend to 2,000 rupees or both. Less than equal to 6 months, less than equal to 2 months for any wrong or false statement. So we can underline, we can highlight this. Wrong, false statement, imprisonment for up to 6 months, and fine extend to 2,000 or both. This also provides in this section that an insured person is convicted by the court for an offence committed by him under this section, he shall not be entitled to any cash benefits available under the act for such period as may be prescribed by central government. अगर आपने कुछ भी offence किया है तो आपको कोई भी benefits भी उस period के लिए नहीं मिलेगी. Section 85 deals with the penalties for non-compliance with various आ जाएगा Wi-Fi is good here. This section deals with the penalties of non-compliance with the various provisions of ESI Act and regulations made thereunder. Such non-compliance with any of the provisions of the Act constitutes an offence committed by the employer covered by factory establishment which is punishable under. आगे 85 बोले कि अब कौन से नई पेनल्टीज होगी, ये सब याद ही करना है, इसमें कुछ समझना है ही नहीं. ओके, फॉल्स स्टेटमेंट है तो 6 months and 2,000 सैलरी है. अब नेक्स्ट
employer fails to pay any contribution payable under the act, तो he must, तो offense होगा 85A. Employer fails to any contribution, तो उसमें the imprisonment is less than 1 year and fine of 10,000. An employee share of contribution is deducted by the employer for the wages but not paid. And in other cases, the term of the imprisonment shall be less than 6 months and fine of 5,000. अगर fails to pay any contribution employer का या employee का, तो उसमें less than 1 year shall not be less than 1 year, so more than equal to 1 year होगा and fine 10,000 होगा. Shall not be less than 1 year, मतलब less than, तो 1 year तो आपको पेनल्टी, 1 year तो आपको जेल में जाना ही पड़ेगा. एंड और दूसरे केसेस में 6 months जेल होगा. And 85B to 85G, if an employer commits an offense under this section for non-compliance with any of the provisions of the act, it shall be punishable with imprisonment for term which may extend to 1 year या fine 4,000. Then 85A है, पढ़ लो 85A B C पढ़ लो तो थोड़ा कम नींद आएगी और क्या. पीछे होगा A B, वो हाईलाइट मतलब है, C है, पढ़ लेना, वो बोल्ड नहीं किया हुआ है. बल बताएगा, एनविसाजेस ना, एनविसाज बताएगा, इट टेल्स.
और यूजुअली क्रिमिनल कोड्स जो होते हैं, क्रिमिनल उसमें फांसी होती है, इसमें नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं है। मतलब अगर the law remains the law remains the same, तो फाइनेंशियल क्राइम किया है तो फांसी नहीं होती है, तो जेल और पैसे ही लो। बट कुछ क्रिमिनल किया है तो उसमें फिर फांसी हो सकती है, बट फांसी इज द लास्ट थिंग। मतलब मर्डर में ही हो सकता है मर्डर, बिकॉज हाँ फांसी, बट वही अगर अंटिल कुछ वही ना एकदम हाई लेवल मर्डर या कुछ 611 था, भया में दिया था, unless it's highly, because the law is like कि everybody has the right to leave, तो फांसी नहीं दे सकते, इम्प्रिजनमेंट ही दे सकते हैं, बट अनलेस की हाई क्राइम है तो ही फांसी होगी। डन हो गया। 85C भी पढ़ लिया ना, वो बोल्ड नहीं था। देन सेक्शन 86 कुछ है नहीं, ये सब भी ऐसे फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। Provides that no prosecution under this act shall be instituted without the provision of the sanction of the insurance commissioner or such officer of the corporation as may be authorized in behalf of the director general of corporation। यहाँ पे भी वही है, it is provided जो no court which is inferior to metropolitan magistrate or judicial magistrate of the first class shall try an offence under this act। जो ESI कोर्ट्स होगा उसका जो दर्जा होगा वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास उस लेवल का दर्जा होगा, उसके नीचे के अलाउड नहीं होंगे। एंड नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट ऑन कंप्लेन मेड इन राइटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफ। यहाँ पे भी सेम नो कॉग्निजेंस है। रिमेंबर व्हाट वाज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो मैंने लिखवाया था, याद है? कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, वारंट के साथ एंड बिना वारंट के साथ। ऑफिसर विदाउट वारंट किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, एंड ऑफिसर कोई वारंट के साथ तो भी गिरफ्तार कर सकता है। विदाउट वारंट गिरफ्तार नहीं, उसको क्या बोलेंगे? एंड कॉग्निसेबल एंड नॉन कॉग्निसेबल। हाँ हाँ, नॉन कॉग्निसेबल नो परमिशन, वारंट के बिना गिरफ्तारी हो सकती है। कॉग्निसेंस मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी, देन ओनली। And then section 75 deal with the provision of adjudication of disputes and claims. So if an employer employee under the act has any dispute question that may be settled by ESI court after adjudication the matter, if made before, subject to the condition that 50% of the security deposit is required to be made under section 75 to be, unless it is waived or reduced for the reason recorded by the court. LD मतलब designated court। तो वही अगर बाहर सेटलमेंट करना है तो कर सकता है, पर पहले 50% सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लो। देन पीनल एक्शन अंडर सेक्शन 138, if an employer submits a check of the corporation towards payment of contribution, interest, damages or any other amount due which is bound subsequently, मतलब चेक का बाउंस हुआ by the bank for reason of insufficient funds, होते हैं चेक बाउंस बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, तो उसमें then he will be punished with imprisonment of up to 1 year or with the fine which may extend to twice the amount of check or both। चेक पे 1000 था तो फाइन 20,000 तक, चेक पे अमाउंट 10,000 का था तो फाइन मैक्सिमम 20,000 तक हो सकती है, डबल द अमाउंट ऑफ पेनल्टी हो सकती है विथ द इम्प्रिजनमेंट। एंड पीनल एक्शन, if the employer deducts employee share of contribution for their wages but does not pay the said contribution, he thereby commits an offense of criminal breach of trust which is punishable under this section, which imprisonment which may extend to 3 years or with fine or both। अगर contribution deduct नहीं किया है तो ये वाला penal action, criminal charges भी लगेंगे और civil charges जो हमने starting में ऊपर पढ़ा था कि contribution employer fails to pay any contribution 85A, तो सिविल चार्जेस भी लगेंगे और नीचे क्रिमिनल चार्जेस भी लगेंगे अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पे नहीं किया तो। ओके, एंड्स द चैप्टर। एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं।
which or fine that will be decided by the court. तो यहाँ पे लिखा है और with fine, so that will be decided by the court. कितना amount of contribution है उसके dependent fine लगेगा. The court decides. Okay. As usual, same point होगा, बिना देखे try करना, but देखना ये तो देख पर मत देखना, try करना. The contribution shall be paid within a bank within dash days of last day of calendar month in which the contribution fall due to any wage period. इसका आंसर with Q. जो कंट्रीब्यूशन डिडक्ट किया है वो बैंक में कब तक डिपॉजिट करना होता है? बाय द एंड ऑफ 21 डेज. इसको मार्क कर दो, ये आगे के टेक्स्ट में नहीं था, ये मतलब बाहर का पूछा है, तो इसको मार्क कर दो बिकॉज ये आगे के टेक्स्ट में नहीं था. An appeal shall lie to High Court for the orders of ESI within from the date of the order of the within dash days from the date of the order of the ESI court. 60 अभी आज ही पढ़ा. A member of the corporation shall cease to be a member if he fails to attend dash consecutive meetings. कितने consecutive meetings? 5 या 7 consecutive meetings? 3 consecutive meetings. ESI fund consists of contribution grants from the government, donations, all of the above. कुछ ना है तो all of the above. The corporation may, with the approval of dash, establish and maintain in the state hospital, dispensaries, etc. भी आज पढ़ा, ध्यान से पढ़ा. स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट अभी आज पढ़ा. मेडिकल कॉर्पोरेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बिकॉज यूजुअली हम सेंट्रल गवर्नमेंट लिख देंगे, बट ये दिस कैन बी अ हिडन एमसीक्यू टाइप्स. विल नॉट who will not the following be considered as an employee? Canteen workers, casual workers, partners, part-time employee. पार्टनर्स हर जगह पार्टनर्स तो ग्रेचुइटी है, पीएफ है, कहीं पे भी पार्टनर्स आर नॉट एम्प्लॉइज. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर? ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, ओनर ऑफ द फैक्ट्री, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. सी यहाँ पे डेफिनेशंस आते हैं, डेफिनेशंस पे एमसीक्यू आ रहे हैं. और डी क्यू, अगर डी है तो डी क्यू, सी है तो सी क्यू. आंसर डी है. एक्चुअली इट इज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. ये तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रिलेटेड तो होगा ही नहीं. लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओनर है वो हो सकता है, बट बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्यों होगा? वो इमीडिएट एम्प्लॉयर आ सकता है. वंस अ पॉइंट. Season factory is one which is engaged for the period of not exceeding dash in a year 7 months. यहाँ पे यूजुअली हम सीजन को 6 ले लेंगे, बट 7 यहाँ पे डेफिनेशन पे 7 है. Which among the following will not be included in definition of wages? इसके लिए भी वेज का डेफिनेशन याद करना पड़ेगा. ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं है. ESI Corporation is a partnership firm, liberty liability partnership, body corporate, Hindu undivided family. Starting body corporate. Perpetual succession is a body corporate. State true or false? The members of Indian Naval, Military or Air Force is coming under the definition of employee under the ESI Act. अब वो इंक्लूड था या एक्सक्लूड था? पढ़ा तो होगा ही, बट इंक्लूड था या एक्सक्लूड था वो क्वेश्चन है यहाँ पे. एक्सक्लूड था वो, याद रखना एक्सक्लूड है वो, तो फॉल्स होगा ये. Wage does not include any gratuity payable on discharge. True or false? True. Every employee is to register himself under the provisions of ESI Act. True.
An employee insured under the ESI Act can also claim compensation under Workmen Compensation Act. True या false? आज ही पढ़ा, बी पढ़ा. फॉल्स. कोई अगर ESI एक्ट में कोई कंपनसेशन ले रहा है तो और कहीं पे भी एक्ट पे कंपनसेशन नहीं मिलेगा, और कोई भी लॉ में. द बेनिफिट्स ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स अंडर दिस एक्ट आर असाइनेबल. ट्रांसफरेबल. असाइनेबल का दूसरा मीनिंग ट्रांसफरेबल होता है, तो बेनिफिट्स ट्रांसफरेबल है, तो ये फॉल्स होगा. Civil court has no jurisdiction to decide or deal with any dispute or to dispute to any liability to be decided by medical board. True. Attachment of bank account of the defaulter can be undertaken for recovery of the dues. True or false? Seventh with reason. True or false? देखे बिना ट्राई करो. True or false? ओके. एंड ये कहाँ लिखा है? आज कहाँ पढ़ा हमने? देखो कहाँ पे लिखा है. मिली कहीं पे वो लाइन? मुझे भी नहीं दिख रही है, पर कहीं तो पढ़ा है हमने. यस यस, बस वही वो वाला पैरा ही है. इट्स दैट पैरा. तो अभी ढूंढो ढूंढो, 4 पेज में से ही कहीं पे है. मेरा मैं मुझे तो मेरे बेनिफिट्स में है. सेक्शन 70, रीपेमेंट ऑफ बेनिफिट्स इम्प्रॉपरली रिसीव्ड. उसमें उसमें दे हैव, मतलब उसी इंडिकेशन में ये आंसर आएगा. प्रोवाइड्स के वेर एनी पर्सन हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट ऑफ पेमेंट अनलॉफुली, तो he has to return it back, and in the case of his death he is also liable to repay the same from the assets of the deceased. So attachment of bank account of the defaulter can be undertaken for recovery of dues. Recovery of dues अगर इसके तो अगर डिजीज या इम्प्रॉपरली पैसे वापस लेने हैं, तो अगर उसने कंट्रीब्यूशन पे नहीं किया है, तो बैंक अकाउंट का अटैचमेंट से द डिफॉल्टर का रिकवरी हो सकता है. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुइटी. ग्रेचुइटी में पीएफ और ग्रेचुइटी अटैच नहीं कर सकते, बट यहाँ पे बैंक अकाउंट अटैच हो सकता है. इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, बिकॉज यहाँ पे बेनिफिट्स में लिखा है कि बेनिफिट्स का अगर उसने गलत बेनिफिट्स लिया है तो उसकी पर्सनल चीजें अटैच हो सकती है, बट उसी के रिलेशन में ये भी आता है. वो वाले पॉइंट को सोच के हमको ये आंसर देना था. The central government cannot supersede the ESI corporation. True or false? ट्रू. इट इज ट्रू. सेंट्रल, अगर ESI कॉर्पोरेशन अच्छे से काम नहीं कर रही थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सुपरसीड दैट. सो सो फॉल्स होगा यहाँ पे, कैन नॉट सुपरसीड है.
cannot supersede, so false. नहीं, no, not that point. The central government cannot supersede. So there is a point जिसमें ऐसा बोला गया कि अगर कोई भी कॉर्पोरेशन है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पावर्स ले लेगा और वो नई कमिटी बनाएगा. दैट इज अंडर पेज नंबर 8. पेज नंबर 8. सुपरसेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड स्टैंडिंग कमिटी. तो कैन नॉट, तो ये फॉल्स होगा बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सुपरसीड. The employees represent the state commission, state, the employer होगा. ये मैंने आई थिंक मिस्टेक नहीं की है, मॉड्यूल में ही ऐसा लिखा है, बट लिख दो. एम्प्लॉयर ई की जगह एम्प्लॉयर होगा यहाँ पे. एम्प्लॉयर रिप्रेजेंट दी स्टेट कमीशन ऑफ ईएसआई कॉर्पोरेशन. तो अगर एम्प्लॉय होता तो फॉल्स होगा, एम्प्लॉयर है तो ट्रू होगा. There shall be one woman among the members representing the medical profession in medical benefit council. True. Fill in the blanks. The two types of permanent established. ये ट्राई करो, मतलब देखो जो आंसर देखे बिना जो मटेरियल है ना, मटेरियल में ढूंढने की कोशिश करिए. फिल इन द ब्लैंक्स. आंसर मत देखो, ट्राई, तो आपको पता कनेक्शन बैठेगा आपको. फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो सॉल्व करो, आंसर नहीं आता है तो आगे के मटेरियल से ढूंढने की कोशिश करो ये कहाँ पे लिखा है. तो यहाँ पे फर्स्ट वाला द टू टाइप्स ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, सो एक्चुअली डिसेबलमेंट होगा वो. इज डैश एंड डैश. हम्म. सब सॉल्व कर दो, 7 ही है, नहीं 10 है. नहीं, परमानेंट डिसेबलमेंट टोटल एंड पार्शियल. सेकेंड थर्ड फोर्थ सब सॉल्व कर दो.
हो गया, fill in the blanks. Okay. Now, short essay type questions. So define the term. देखो यहाँ पे आते हैं as definitions आते हैं. Define the terms of immediate employer and employee. फिर list the benefits are entitled to insured persons. Benefits जो आज हमने discuss किए, medical benefits. State the obligation of principal employer कि अगर immediate employer contribution pay नहीं करता है तो principal employer has to pay. Short notes on season factory, मतलब season factory का भी definition आया. मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, उसके रिलेटेड यहाँ पे शॉर्ट नोट है तो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के नंबर ऑफ पर्सन और वो सब लिखने पड़ेंगे, कौन कौन इंक्लूडेड है, कौन एक्स ऑफिशियो है, कौन चेयरमैन है, कौन को चेयरमैन है, सब लिखना होगा. देन ऐसे टाइप क्वेश्चंस, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट. वेरियस बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ईएसआई, तो रीजनल बॉडी, स्टैंडिंग कमेटी, उस सब के रिलेटेड लिखना पड़ेगा. What is employee state insurance fund and the purpose of the fund? ये भी direct question. Discuss the method of recovery of contribution. तो land recovery का जो point था वो वाला. Whether an employee can be dismissed or punished during sickness, तो नहीं. Whether the disputes can be settled by ESI court. What are the disputes? तो वही जो हमने discuss किए वो सारे disputes. Learn करने होंगे वो सब disputes. Then what are the punishments described under section 85 of the act for failure to pay contribution? So section देखो penalties भी आया. section 85 पढ़ने में कुछ नहीं है, easy है, theoretical है, but आंसर लिखना पड़ेगा. section 85 की penalties लिखनी पड़ेगी यहाँ पे. तो यहाँ पे हमने देखा कि डिपेंडेंस एंड फैमिली की डेफिनेशन नहीं है, बट वो इम्पोर्टेंट है, वो आ सकती है. और इसमें यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी नहीं है, तो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बनाना है तो डिपेंडेंस एंड फैमिली पे क्वेश्चन देंगे ये लोग. तो अभी ये हो गया, बट व्हाट आई वांट इज कि डिपेंडेंस जो है वो लिखो एक बार, जो डिपेंडेंट की डेफिनेशन है वो लिखो. डिपेंडेंस की लिख लो, याद रहेगा, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा. डेफिनेशन लिख दो एंड फिर चार्ट पढ़ लेना तो यू कैन कनेक्ट वेल. लिख लो, ट्राई करो, फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. खुद में बनाऊंगी तो गलत भी हो सकती हूँ, बट ट्राई करते हैं. लर्न करो, फिर इस पे क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश करती हूँ मैं. डिपेंडेंस दो ऊपर दो नीचे वाला. और जो बातें कर रहे हैं उनको मैं स्पेसिफिकली पूछूंगी. देखो मैंने हिंट दे दिया, जो बातें करेंगे उसको पूछूंगी मैं, तो हिंट दिया है मैंने, फिर ऐसा नहीं होगा कि सबके सामने बेइज्जती हो रही है. तब पढ़ लो.
हो गया? ओके, हो गया, टाइम्स अप। लेट्स ट्राई। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सो अभिमन्यु सन है, उस उनके मॉम डैड इज सुभद्रा एंड अर्जुन। सो अभिमन्यु डाइज, तो कैन सुभद्रा बी कॉल्ड डिपेंडेंट? अभिमन्यु डाइज तो सुभद्रा डिपेंडेंट होगी? यस और नो? डिपेंडेंट है, यस यस, दो आंसर यस या नो ही देना है, क्वेश्चन मार्क नहीं देना है। ये मैंने भाई सिर्फ यस एंड नो। एनीबडी सेज यस? आंसर नो, बिकॉज अर्जुन जिंदा है, विडोड मदर है। डिपेंडेंट इज विडोड मदर। सो यहाँ पे अर्जुन, आई डिड नॉट से नो, सुभद्रा एंड अर्जुन। सो इसलिए आई स्पेसिफिकली सो दोनों, मतलब सुभद्रा एंड अर्जुन का बेटा अभिमन्यु and अभिमन्यु डाइज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दशरथ डाइज एंड उनकी डॉटर इन लॉ इज सीता, डिपेंडेंट है या नहीं है? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। यहाँ पे ऐसा अज्यूम्ड है कि ये सब एम्प्लॉयमेंट। गुड क्वेश्चन, was in employment. Good question, very good question. तो दशरथ dies, तो सीता इज अ डॉटर इन लॉ, डिपेंडेंट है? Dependent है। यहाँ पे जो भी मर रहा है वो एम्प्लॉय था। सर नो? तो अगर यहाँ पे उनको मैं कैसे मार सकती हूँ, तो ऐसा अज्यूम ही करना है जिंदा है। तो विडो डॉटर इन लॉ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ इतना लिखा था दशरथ डाइज, तो इज द डॉटर इन लॉ डिपेंडेंट और नॉट? तो नॉट डिपेंडेंट, बिकॉज अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि हस्बैंड है या नहीं है, तो वी अज्यूम कि वो विडोड नहीं है, बिकॉज स्पेसिफिकली टर्म यूज करेंगे अगर विडो लिखना है तो, वरना नो टर्म इक्वल्स टू नॉट विडोड। पॉजिटिव रखना है इसको।
पार्टली डिपेंडेंट चाइल्ड है and who is 23 years old, yeah, no, who is greater than 25 years, मतलब who is 27 years old. partly dependent child partly dependent child 27 years old. dependent or not dependent, easy है ये. 25 years तक डिपेंडेंट होगा उसके ऊपर, नॉट डिपेंडेंट. नाउ फुल्ली डिपेंडेंट चाइल्ड हु इज 27 years old. मैंने जानबूझ के एक पॉइंट मिस किया था, कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे जितना लिखा है वो आप और क्वेश्चन है उसको नहीं कर सकते हो. जो लिखा है उसी के बेस पे यस एंड नो देना है. फुल्ली डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ 27 years old, डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट. नॉट डिपेंडेंट बिकॉज यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं लिखा है तो वी अज्यूम को इन्फॉर्म नहीं, अगर होता तो स्पेसिफिकली लिखते हैं कि ये इन्फॉर्म है. ओके, सो यहाँ पे जो एम्प्लॉय था वो अर्जुन है. सो अर्जुन डाइस, उसका जो बेटा अभिमन्यु पहले ही मर गया था. एंड सो उनका जो चाइल्ड है, तो अर्जुन का पर पोता दैट इज परीक्षित. इट इज 21 years old. तो डिपेंडेंट या नॉन डिपेंडेंट परीक्षित. ओके, डिपेंडेंट या नॉन डिपेंडेंट. डिपेंडेंट क्यों? ये डेफिनेशन देख के कोई देख ट्राई करो. मुझे बताओ कौन सा पॉइंट है कि जो कहता है डिपेंडेंट या नॉन डिपेंडेंट. माइनर चाइल्ड बोला यहाँ पे, मैंने लिखा है परीक्षित इज 21 years old, सो ही इज अ मेजर चाइल्ड, तो नॉट डिपेंडेंट. देखा, इतना स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स पे एमसीक्यू आ सकते हैं. सब माइनर भी याद रखना है. इलेजिटिमेट सन ऑफ 22 years. आप में से कोई बोलो, आप तीनों में से. मैंने बोला था जो बात करके उनको मैं पूछने वाली हूँ, तो ऐसा मुझे अच्छा लगता है. इलेजिटिमेट सन 22 years old, डिपेंडेंट या नॉन डिपेंडेंट. आप दो में से बोलो. इलेजिटिमेट सन 22 years old, डिपेंडेंट या नॉट डिपेंडेंट. कहाँ से, कौन से पॉइंट से आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट. एंड फर्स्ट पॉइंट भी है. फर्स्ट पॉइंट में अ विडो लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन, यहाँ पे भी इलेजिटिमेट वर्ड नहीं है, सो दैट्स व्हाई. देन इलेजिटिमेट डॉटर, अनमैरिड है 22 years. माइनर नहीं है, 22 years old बट अनमैरिड है और इलेजिटिमेट है. कौन बोल रहा है नॉट डिपेंडेंट? कौन बोल रहा है डिपेंडेंट? आंसर इज डिपेंडेंट. डिपेंडेंट है, सीधा लाइन. अनमैरिड इलिजिटिमेट डॉटर, यहाँ पे माइनर टर्म नहीं है.